वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 के बारे में, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। इससे पहले हम 6 चैप्टर ज्योग्राफी के 7th क्लास के कर चुके हैं और 6th क्लास की हिस्ट्री कर चुके हैं। इन सभी की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। बिना टाइम बिगाड़े हम आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। उसमें पहला टॉपिक है बस्तियाँ। तो बस्तियाँ क्या होती है? बस्तियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी बस्ती होती है, दूसरी अस्थायी बस्ती होती है। तो रहने के लिए घर किस में बनाए जाते हैं? स्थायी बस्ती में। मीन्स आप एक ही जगह पे अपना जीवन गुजार रहे हो, तो उसके लिए आप क्या बना लेते हो? पक्का घर बना लेते हो और वहीं पर रहने लग जाते हो, उसको बोलते हैं स्थायी बस्ती। और अस्थायी बस्ती कहते हैं कुछ समय के लिए बनाई गई जाती है। मतलब आज जैसे यहाँ पर हमारे पास में खाने की चीज़ें अब विद्यमान है, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। अगर यदि यहाँ पर ख़त्म हो जाती है तो हम यहाँ से उठ के दूसरी जगह पे चल जाएंगे जहाँ पर विद्यमान चीज़ें होगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं अस्थायी बस्तियाँ। और अस्थायी बस्तियाँ किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि और साथ में ऋतु प्रवास। अब ये ऋतु प्रवास क्या होता है? तो जो मौसमी आवागमन है उसको हम क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास। मतलब बारिश के समय में हम यहाँ पर रहेंगे, फिर अगले गर्मी के समय में कहीं और चल जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल, जैसे अगर आप राजस्थान से रहने वाले तो कोई कुछ समय पहले राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर रहा करती थी, और साथ में एक माउंट आबू भी रहा करती थी। ठीक है, तो जो है मौसम के अनुसार अंग्रेज़ अपने हिसाब से वो क्या करते थे? राजधानी को सेटल करते रहते थे। तो वो हो गया हमारे पास में ऋतु प्रवास। और जो इनके जो सारी पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से ले लेना। जो जितना भी पूरा एनसीईआरटी है सीटेट के लिए, वो पूरा हम कहाँ पर? यूट्यूब पर ही करवाएंगे, और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे फ्री, कोई उसकी कॉस्ट नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं बसाव स्थान की। बसाव स्थान क्या होता है? वह स्थान जहाँ भवन एवं बस्तियाँ विकसित हो जाती है, बसाव स्थान कहलाता है। मतलब आप जहाँ रह रहे हो वो बस्ती पूरी क्या कहलाएगी? बसाव स्थान कहलाएगा। और ये जो प्राकृतिक दशाएं बसाव स्थान के लिए क्या क्या कौन कौन सी प्राकृतिक दशाएं हैं? एक तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। ये सारी प्राकृतिक दशाएं जरूरी हैं। ठीक है, इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है कि बस्ती कितनी बड़ी होगी, कैसी बस्ती होगी। आगे हम बात करेंगे बस्तियाँ दो प्रकार की होती है। उनमें से पहली है ग्रामीण बस्ती, जो कहाँ पर होती है? गाँव में होती है। और किन पर निर्भर रहती है वो? कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी तथा पशुपालन। इसके बाद में हम बात करें ग्रामीण बस्तियाँ कोई कोई तो कैसी होती है? सघन होती है। सघन बस्तियाँ कौन सी कहलाती है? जिनमें घर कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। दूसरी कहलाती है प्रकीर्ण, जिनमें घर कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। दूसरी बस्ती हमारे पास में अगर हम बात करें अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो घर है उनकी जो छत है, उनकी छत कैसी बनाई जाती है? ढाल वाली, ताकि वो जो पानी है वो रिसकर कहाँ पर आ जाए? नीचे आ जाए। अगर गर्म जलवायु वाले क्षेत्र की बात करें तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छत फूस की बनी होती है। ठीक है ना? क्यों? जितनी मोटी दीवार होगी उतनी ही वो क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी, और अंदर कमरे में, अंदर जो भवन है उसके अंदर जो है सूर्य की किरणें नहीं जाने देगी। मिट्टी का फूस क्या करेगा? उस घर को जो है वो क्या कर रखेगा? ठंडा रखेगा। ठीक है ना? इसलिए पुराने ज़माने में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं तो दीवारें बहुत ही मोटी बनाई जाती थीं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों की। नगरीय मतलब नगर में रहने वाले लोग और उनके द्वारा जो बनाई जाती बस्ती वो नगरीय बस्ती कहलाती है। नगर छोटे तथा शहर कैसे होते हैं? उनसे बड़े होते हैं। और नगर में जो वहाँ पे हमने जैसे कृषि देखी थी, नगरों में क्या होता है? निर्माण होता है, व्यापार होता है और सेवा क्षेत्र होता है। आगे हम बात करेंगे, बस्तियों की हमारी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हम परिवहन की। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं? हर बार एक क्वेश्चन इस परिवहन से उठाया जाता है कि परिवहन में कौन सा परिवहन से क्या क्या कार्य होते हैं। उस तरह का आपसे मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, उसके बाद में आंसर आपको देना है। एंड में वो क्वेश्चन पूछूंगा पढ़ा के, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर हम बात करें परिवहन की तो पहले बात कर लेते हैं हम दक्षिण अफ्रीका। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो परिवहन का कार्य था, पहिए का आविष्कार हुआ नहीं था, तो क्या करते थे? ये जानवरों को ही परिवहन के लिए उपयोग में लिया करते थे। बात करें दक्षिण अफ्रीका की, कि दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी प्रकार होता है जैसे तिब्बत में याक का।
जैसे लामा में अब क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि लामा का उपयोग कहाँ होता है, याक का उपयोग कहाँ होता है, या फिर इनके मिलाने का कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित क्या है, लामा, जबकि जो है तिब्बत से संबंधित क्या है, याक है। आपको ये ध्यान रखना है। अब परिवहन में सबसे पहले हम बात करेंगे सड़क मार्ग की। तो आपसे पूछेगा सड़क मार्ग क्यों उपयोगी है, तो कम दूरी के यातायात के लिए सबसे उपयोगी है, कम दूरी। और सड़कें कैसी होती है, कच्ची भी होती हैं और पक्की भी होती हैं। हिमालय पर्वतमाला मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से एक है। कौन सा, मनाली लेह राजमार्ग। इस बात का ध्यान रखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे मनाली लेह राजमार्ग का नाम क्या है, कौन सा नाम उसका रख रखा है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे, एक तो होता है भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड, ठीक है ना, भूमिगत। उसके अलावा एक होता है हमारे पास में फ्लाईओवर। तो अगर भूमिगत सड़कों को क्या बोलेंगे हम, भूमिगत मार्ग बोलेंगे या सबवे बोलेंगे। अगर हम बोले फ्लाईओवर, फ्लाईओवर क्या होता है, उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। उत्थित संरचना मतलब बहुत सारे पिलर खड़े करके उसके ऊपर के पुल निकाल दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर बोलते हैं। जो हमारा पुल निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लाईओवर बोलते हैं। अगर हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज की, तो स्वर्णिम चतुर्भुज किन चार जो है राज्यों को जोड़ रहा है, तो देखते हैं हम इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले क्या है, दिल्ली, उसके बाद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो ये चारों के चारों के बीच में क्या बना हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज की चारों जगह के नाम पूछे तो आप बताओ कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों जगहों को जोड़ रहा है, ठीक है। कोलकाता कहाँ की राजधानी है, आप कंप्लीट मुझे बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो दिल्ली है, दिल्ली को, नई दिल्ली जो है हमारे पास में, दिल्ली राजधानी कब बनी, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बात करेंगे, और दिल्ली से पहले कौन राजधानी था ये भी कमेंट करके बताइएगा। 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, क्वेश्चन एंड में पूछूंगा। दूसरी बात करेंगे हम रेल मार्ग की। तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान ढोना, ये इसका उपयोग हो। वो तो कम दूरी का था, ठीक है ना। और ये क्या है हमारे पास में, तीव्रता से, किससे, तीव्रता से कम खर्च में, इस चीज़ का ध्यान रखना, कम खर्च में, ठीक है ना, तीव्रता से वे कम खर्च में आवागमन। और अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग का जाल किसका, कौन सा है, भारत का है। एशिया का सबसे बड़ा भारतीय रेल मार्ग क्या है, भारतीय रेल मार्ग एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग का क्या है, जाल है, ठीक है ना। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, उसकी ऊंचा रेल मार्ग कौन सा है, लंबा कौन सा है, दोनों की हम बात करेंगे। जाइनिंग से लहसा, इसका ध्यान रखना, जाइनिंग से लहसा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा जो बिंदु समुद्र तल से कितना है, 5072। एक चीज़ देखना, जब भी आप रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है समुद्र तल से 372 मीटर ऊंचा, 800 किलोमीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा, 100 मीटर ऊंचा, इस तरीके से वहाँ पे कैलकुलेशन लिखी होती है। तो इसी प्रकार हम बात करें अगर कि जो समुद्र तल से कितना ऊंचा है, 4000 मीटर, कौन सा है रेल मार्ग, जाइनिंग से लहसा, ये सबसे ऊंचा है। और सबसे ऊंची जो बिंदु है वो कौन सा है, 5072 मीटर। अगर सबसे लंबे रेल मार्ग की बात करेंगे तो कहाँ है, ट्रांस साइबेरियन, विश्व का सबसे बड़ा लंबा क्या है, रेल मार्ग, कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है पश्चिमी रूस से। पश्चिमी रूस में कौन सी जगह, सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। उसके बाद में पश्चिमी रूस से कहाँ जाता है, प्रशांत महासागर के तट पर, जिसका नाम है व्लादिवोस्टॉक, क्या है, व्लादिवोस्टॉक, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा जो है लंबा रेल मार्ग हो गया। आगे हम बात करेंगे अब जल मार्ग की। जल में जो जल से होते हुए परिवहन होता है उसको हम जल मार्ग कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अधिक दूरी एवं में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोना किसका काम है, जल मार्ग का। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अंतर्देशीय और समुद्री जलमार्ग, ठीक है ना। तो जो समुद्री जलमार्ग है, समुद्री जलमार्ग किसके कहाँ पर होता है, समुद्र व महासागरों में। जबकि हम बात करेंगे किसकी, अंतर्देशीय जलमार्ग की, तो अंतर्देशीय जलमार्ग होता है नदियों एवं झीलों के द्वारा। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था समुद्र एवं महासागरों से, तो यहाँ पे नदियों एवं झीलों के द्वारा। अब जैसे हम बात करें अंतर्देशीय जलमार्ग में पहला कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका का कौन सा है, ग्रेट लेक। जबकि हम बात करेंगे अफ्रीका की तो कौन सी नदी है, नील नदी। ये सब कौन सा है, अंतर्देशीय जलमार्ग। और कुछ महत्वपूर्ण पत्तन जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पत्तन में पहला आता है हमारे पास में एशिया का, सिंगापुर और मुंबई। मुंबई भारत का किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है, तो मुंबई भी किसका है, एशिया का। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस। अगर हम बात करेंगे किसकी, दक्षिणी अफ्रीका की, तो क्या हो गया, दक्षिणी अमेरिका की तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना। और रियो डी जेनेरियो किस लिए फेमस है, आप ये कमेंट करके बताइएगा। अफ्रीका की बात करेंगे तो डरबन एवं केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो सिडनी
और यूरोप की बात करेंगे तो लंदन। ये सब क्या है, महत्वपूर्ण पत्तन है, ठीक है ना। इनको सबको आपको याद करना है। आगे हम बात करेंगे वायु मार्ग। वायु मार्ग की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये कब, इसका विकास कब हुआ, लगभग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुए और सबसे तीव्र मार्ग है और सर्वाधिक महंगा मार्ग है। सर्वाधिक महंगा मतलब इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस मार्ग से द्वारा हमें दुर्गम स्थानों पर जाने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। जो दुर्गम स्थान में जैसे कहीं पर अगर बाढ़ वगैरह आ जाती है तो वहाँ पर सामान पहुँचाना बहुत ही आसान हो जाता है हवाई मार्ग से। आप सड़क मार्ग उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि सड़कों पर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। तो वायु मार्ग सबसे महंगा है, सबसे तीव्र है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे संचार की, ये तो हो गया हमारे पास में परिवहन। अब बात करेंगे संचार की। संचार क्या होता है, दूसरों के पास सूचना का पहुंचाना। जैसे कि आज मेरे पास में कोई सूचना है, उसको मैं अगर यहाँ से, जैसे मैं राजस्थान से उसको बिहार पहुंचानी है, तो सूचना को पहुंचाने के लिए पहले के ज़माने में क्या किया करते थे कि एक लिफाफा बंद किया और डाक के द्वारा भेज दिया जाता था। उससे पहले भी कबूतर संचार के माध्यम के रूप में उपयोग में लिए जाते थे। आज हमें आप बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें क्या होगी संचार में। तो आइए देखें, जनसंपर्क का माध्यम क्या क्या हो गया आजकल। समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया और टीवी हो गया। ये सारे किसके माध्यम में, संचार के आज के ज़माने में, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट ने संचार को और भी आसान बना दिया है। संचार में क्या आ गई, तीव्रता आ गई। बहुत जल्दी क्या हो जाता है, जैसे हमने मोबाइल से फ़ोन लगाया और अपने आप सूचना वहाँ पे पहुँचा दी हमने, तुरंत फ़ोन लगाया, तुरंत ही पहुँच गई। मेल कर दिया, ठीक है ना, तो तुरंत अपने पास में क्या आ गई, सूचना का ट्रांसफ़र हो गया। अब किसी भी डाकिया की ज़रूरत नहीं है, तो ना ही किसके अखबार के दे जाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तेल की खोज कर सकते हैं हम सैटेलाइट से, वनों का संरक्षण कर सकते हैं, भूमिगत जल व खनिज संपदा का पता लगा सकते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, ताकि किसी में कोई परेशानी हो तो उसका पता चल जाए। अगर हम बात करें सेलुलर फ़ोन की, तो सेलुलर फ़ोन क्या है, एक बेतार टेलीफोन संचार है। मतलब बेतार मतलब इसमें तार का उपयोग नहीं होता सेलुलर फ़ोन में, ठीक है ना। बिना तार के हम संचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार ये आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको विदाउट कॉस्ट आपको क्या मिलेगा, पूरा मटेरियल बनने मिलेगा विद पीडीएफ। पीडीएफ का भी कोई चार्ज नहीं होगा। धन्यवाद।